नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल प्रधानमंत्री की ओर से दी गई सीख पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया के 155 देशों में कुल 38,80,000 से ज्यादा विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से परीक्षा पर चर्चा की है। पीएम ने इस चर्चा के दौरान परीक्षार्थियों से लेकर अभिभावकों तक को कई बड़े बड़े मंत्र दिए हैं। लेकिन इस चर्चा में पीएम मोदी के कुछ बयान ऐसे थे जो देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए मेल खाते थे। इसी तरह का एक बयान पीएम मोदी ने आलोचना को लेकर दिया है। पीएम ने कहा है कि आलोचना शुद्धि होती है, लेकिन आलोचना करने वाला कौन है, यह महत्वपूर्ण होता है। अगर गैर आलोचना करता है तो उसका मकसद कुछ और हो सकता है, इसीलिए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा पीएम मोदी ने देश की इकोनॉमी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। पीएम ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें इकोनॉमी का कमजोर छात्र माना जाता था, लेकिन आज देश चमक रहा है। ऐसे में कई अहम सवाल हैं कि क्या आलोचना और आरोपों के बीच फर्क वाली पीएम मोदी की सीख राजनेताओं को मान लेनी चाहिए? क्या देश की इकोनॉमी की बदहाली को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोप सही नहीं हैं? क्या पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा आधारित आलोचना सियासत का ट्रेंड बन चुका है? ऐसे तमाम सवालों पर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या बड़ी बातें कही गई हैं, जरा वो सुनिए। अब आप देखिए, हम लोग पार्लियामेंट में, कभी आप लोग पार्लियामेंट का डिबेट देखते होंगे, पार्लियामेंट का जो टीवी है, कुछ लोग बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते हैं पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देने के लिए, लेकिन स्वभाव से जो सामने विपक्ष के लोग होते हैं ना, वो आपकी साइकोलॉजी जानते हैं, तो कुछ में ऐसे ही कोई टिप्पणी कर देते बैठे बैठे, और उसको मालूम है कि टिप्पणी ऐसी है कि वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो हमारा एमपी होता है, उसको लगता है अब इंपॉर्टेंट इसकी टिप्पणी है, इसलिए जो तैयारी करके आया है वो छूट जाती है और वो उसी की टिप्पणी को जवाब देता रहता है। और अपना पूरी बर्बादी कर देता है। और अगर टिप्पणी है हंसी मजाक में, बॉल खेल लिया, छुट्टी कर दी, दूसरी सेकंड पे अपने विषय पे चला जाता है, तो उसको फोकस एक्टिविटी का परिणाम मिलता है। और इसलिए हमें अपना फोकस छोड़ना नहीं चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल बच्चों को परीक्षा का मंत्र देते हैं। खासकर 10वीं और 12वीं की परीक्षा से पहले पीएम मोदी परीक्षा में शामिल हो रहे बच्चों और उनके अभिभावकों को परीक्षा से जुड़े हर पहलू पर विशेष चर्चा किया करते हैं। भारत के होनहारों के बीच पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा का ये कार्यक्रम अब इतना मशहूर हो चुका है कि 155 देशों से करीब 39 लाख परीक्षार्थी, अभिभावक और शिक्षक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। काम करने से संतोष। लेकिन इस बार पीएम मोदी की मास्टर क्लास में बच्चों ने जो सवाल किए और पीएम ने जो जवाब दिए, उसके बड़े राजनीतिक मायने भी निकाले गए। गुजरात, चंडीगढ़ और सिक्किम के बच्चों ने पीएम मोदी से मीडिया में आलोचना वाला एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ डाला। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। अब घर में आलोचना होती है क्या? मैं समझता हूं कुछ गलती हो रही है। घर में आलोचना नहीं होती है, ये दुर्भाग्य का विषय है। पीएम मोदी ने घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन 2002 के दंगों के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीडिया में लगातार आलोचना होती रही। प्रोपेगेंडा के स्तर तक आलोचना हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्थापित संवैधानिक तरीकों से उन आलोचनाओं की अग्नि परीक्षा पास की। यहाँ तक कि गुजरात से दिल्ली आने के पहले भी नरेंद्र मोदी ने उपवास करके शुद्धि यज्ञ किया था।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, आलोचना करने वाला कौन है उस पर सारा मामला सेट हो जाता है। जो अपना है वो कहता है तो आप उसको पॉजिटिव लेते हैं उस आलोचना को, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है वो वही कह रहा है लेकिन आपको गुस्सा आता है। तू कौन होता है? आप आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए, दिमाग खपाइए मत ज्यादा, क्योंकि उनका इरादा कुछ और है। फिर देखते होंगे पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री बच्चों को आलोचना और टोका-टाकी का फर्क समझा रहे थे और जीवन में परीक्षा के मकसद और नतीजों पर महत्वपूर्ण मंत्र दे रहे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा जो आज के देश के राजनीतिक माहौल से मेल खाता था। देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। दरअसल इन दिनों देश के विद्यार्थियों ने कैंपस में नया कोहराम मचा रखा है। विदेशी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ाया जा रहा है। सत्ता के लिए ऐसे हालात भी परीक्षा की घड़ी से कम नहीं है। आपने 2-3 साल पहले देखा होगा, हमारी सरकार के विषय में यही लिखा जाता था कि इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, सब एवरेज लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी इकोनॉमिक्स का कोई ज्ञान नहीं, ऐसा ही लिखा जाता था। लेकिन आज दुनिया में वही देश जिसको एवरेज कहा जाता था वो देश आज दुनिया में चमक रहा है। दोस्तों, विद्यार्थियों के बीच पीएम मोदी की मास्टर क्लास में और भी कई मंत्र दिए, जिसमें स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क से लेकर जीवन में नकल और असल का महत्व तक शामिल है। अब सियासी चर्चा ये है कि बच्चों से बातचीत के बहाने पीएम मोदी ने देश के मौजूदा हालात से लेकर उनके विद्यार्थियों की कोशिशों तक का जवाब दे दिया है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री की परीक्षा पर इस चर्चा के बाद कई सवाल विरोधी दलों के लिए खड़े हो रहे हैं, तो कई सवाल सत्ता पक्ष से भी पूछे जाएंगे। दंगल में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान, हालांकि दो अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, एक समर्थन करते हैं लेकिन पेशे से शिक्षक भी हैं। तो आज महत्वपूर्ण चर्चा परीक्षा को लेकर इनसे भी की जाएगी। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी, आप सीपीआई के नेता हैं, और प्रोफेसर अवधेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप आरएसएस की विचारधारा को समर्थन भी करते हैं। लेकिन अभय दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, पीएम की नसीहत माना जा रहा है विरोधी दलों के लिए खास तौर पर है कि आलोचना और आरोपों में फर्क करना चाहिए, और जो लोग बार बार खाली आरोप लगाएं, जिनकी आदत ही है आरोप लगाने की, उनकी बातों को उठाकर बगल में रख देना चाहिए। आप ही के लिए बोला गया है क्या? चित्रा जी, मैं साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे विषय पर आज इस चर्चा को आकार दिया है, और आपकी तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से प्रतिपक्षी दलों के लिए जो भी सुझाव होंगे, जो भी समालोचना आलोचना होगी, उसको हम सब मिलकर आत्मसात करेंगे। प्रधानमंत्री जी को मैं भी सुन रहा था, उन्होंने कहा समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। जी हाँ प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर उस यज्ञ में ईडी सीबीआई की ऊंची ऊंची ज्वाला में आलोचकों की आहुतियां ली जा रही है प्रधानमंत्री जी, और यज्ञ की भूमि से आलोचकों को हटाकर चाटुकारों को बिठा दिया गया है। प्रजातंत्र के इस यज्ञ में आत्ममुग्धता के पंडित लगातार प्रशंसा का जाप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और समालोचकों को तो इम्तिहान में आप बैठने ही नहीं देते, पहले ही इम्तिहान में बैठने के आप फेल कर देते हैं। तो कैसे इस प्रजातंत्र के शुद्धि यज्ञ में आलोचना और समालोचना की पूर्ण आहुति देकर हम प्रजातंत्र को पोषित कर सकते हैं? मुझे इस बात से मैं बिल्कुल भरोसा नहीं होता प्रधानमंत्री जी। याद कीजिए, जब आप सत्ता में आए थे तो इस देश के साहित्यकारों ने, कलमकारों ने, कलाकारों ने, इतिहासकारों ने, चित्रा जी जैसे अनेक मूर्धन्य पत्रकारों ने कहा था कि देश असहिष्णुता की आग में जल रहा है। तो क्या निरूपित कर दिया?
उन लोगों को कहा कि ये तो अवार्ड वापसी गैंग है। जब इस देश के किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आमदनी 27 रुपए रह गई और आपने जो 3 काले कानून लाए इनको हटा दीजिए, सरकार की आलोचना समालोचना की तो कहा ये तो आतंकवादी हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं, ये तो खलिस्तानी हैं। जब देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि चीन भारत की सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक घुस गया है, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया है, तो आप कहते हैं राष्ट्रद्रोही दल के लोग हैं। तो जो जो आपको रास्ता दिखाते हैं, आपने पाठ्यक्रम से सारे वो अध्याय हटा दिए जो आपको रास्ता दिखा सके, फिर परीक्षा में प्रतिपक्षी दल बैठकर कैसे प्रजातंत्र को पल्लवित और पुष्पित कर सकते? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। आप कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ रही है, उसको तुरंत दुरुस्त कराते हैं। गौरव भाटिया जी, मेरा सीधा से सवाल है, प्रधानमंत्री ने आज चर्चा के दौरान यह भी कहा कि आलोचना कौन करता है ये महत्वपूर्ण है। अगर अपने आलोचना करें तो उसको गंभीरता से ले लेना चाहिए, अगर दूसरे आलोचना करें तो फिर कूड़े के ढेर में उनकी आलोचना को फेंक देना चाहिए। अब अभय दुबे जी की आलोचना को कहां रखते हैं आप लोग? चित्रा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि देखिए, एक सार्थक चर्चा जो देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे सभी छात्रों से, बच्चों से करी, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जितना जो हमारे देश का भविष्य है, परीक्षार्थी हैं, जितना सम्मान वो प्रधानमंत्री से करते हैं, उतना ही लगाव प्रधानमंत्री को इस देश के भविष्य जो हमारे बच्चे हैं उनसे है। और भारत क्या, पूरे विश्व में मैं समझता हूं कि इस स्तर पे जहां आपका चैनल खुद बता रहा है कि 40 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, करीब 150 ऐसे देश हैं जहां के परीक्षार्थी, जो छात्र हैं, टीचर, ये सब जुड़े। ये दिखाता है कि आज वाकई हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमारे भविष्य को एक दिशा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से वो देश को आगे बढ़े और खुद भी आगे बढ़ाए। दूसरी बात मैं समझता हूं, जो आलोचना पे हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात आज प्रधानमंत्री जी ने कही। पहली बात, वो लोग हैं जो वाकई सार्थक आलोचना करते हैं और उनके पास तथ्य होता है, कोई आधार होता है। और दूसरा, उन्होंने एक पहलू बताया कि आलोचना कौन कर रहा है। तो पहले मैं छूता हूं कि आलोचना किस तरह की है। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि लोकतंत्र, चित्रा जी, तभी मजबूत रहेगा जब विपक्ष अपनी भूमिका को जानेगा और आलोचना करेगा तो तथ्यों के आधार पे कुछ बेहतर बताएगा और कमियां बताएगा जिनको दूर किया जाएगा। लेकिन आज का विपक्ष क्या है? केवल छाती पीटना। उनका मापदंड ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी क्या बात कह रहे हैं उसमें गुण दोष क्या है। उनका मापदंड ये है कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, इसकी आलोचना करनी है। और मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं, 10 साल तक जब कांग्रेस की सरकार थी, राफेल नहीं आए। आपको मालूम है 42 स्क्वाड्रन होने थे, वो 33 पे आ गए क्योंकि ये दलाली करना चाहते थे, कमीशन खोरी करना चाहते थे। जब राफेल भारत में आए तो इन्होंने क्या कहा? देश के प्रधानमंत्री को कहा चौकीदार चोर है। सर्वोच्च न्यायालय ने करारा तमाचा इनको मारा। उन्होंने कहा नहीं, कोई अनियमितता नहीं है, जो करार किया गया है कंट्री टू कंट्री। दूसरी बात, राहुल गांधी ने, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, केवल 15 सेकंड और लूंगा। राहुल गांधी ने एक झूठ बोल दिया देश को। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, बाद में उन्होंने कान पकड़ के माफी मांगी। ये एक उदाहरण है जो दिखाता है चर्चा, संवाद, आलोचना सकारात्मक होगी तो उसकी जो है हम लोग वाहवाही करेंगे, हम सीखेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अगर केवल मोदी जी से नफरत करने के लिए आप आलोचना करेंगे तो उस देश भी उसे, अरे विरोधी दलों में कोई ऐसा नेता है हमने 2019 जिसकी आलोचना ऐसा लगे कि तथ्यों से जुड़ी हुई होती है? कोई भी ऐसा चेहरा? मैं बता देता हूं गौरव भाटिया जी। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा और मुस्कुराते हुए पूछा तो मैं भी मुस्कुराते हुए जवाब देता हूं। गुलाम नबी आजाद ने 4 दशक से ज्यादा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में बिताया। आप याद करिए, जब उनका विदाई भाषण दिया, नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल पर उनकी तारीफ करी
और कहा कि हाँ ये आलोचना करते हैं, विपक्ष में है, लेकिन लोकतंत्र में इनका योगदान है, तब वो कांग्रेस पार्टी में थे। ये क्या दर्शाता है कि ठीक है आप विपक्ष में हो सकते हैं, आलोचना करी, अगर वो सकारात्मक है तो उसको सुना जाएगा। ये बात तो सच है ना, गुलाम नबी आजाद जी के विदाई भाषण में प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए थे, नहीं सुना जाएगा। और वो तो कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। तो देखिए उनका ये कहना है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। कांग्रेस में कुछ लोगों की यही स्थिति है। गौरव भाटिया जी यही बता रहे हैं आपको। जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं स्टूडियो में आऊंगी। हाँ बिल्कुल, गौरव भाटिया जी के लिए कहना चाहता हूं कबीर की पंक्तियां कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। सत्ता एक बार इस कविता का पाठ जरूर करे। गुलाम नबी आजाद साहब के लिए इतने भावुक हुए कि बंगला प्रदान कर दिया उनको। रामविलास पासवान जी की मृत्यु के उपरांत बंगला दरबदर कर दिया, सामान सारा फेंक कर, और गुलाम नबी आजाद साहब पर इतना भावुक हो गए। देखिए ये सब कुछ प्रायोजित है। 8 साल में एक पत्रकार वार्ता प्रधानमंत्री जी ने देश विदेश कहीं पर भी नहीं की। स्वाभाविक प्रश्न एक भी नहीं लिए, सब कृत्रिम प्रश्न होते बनाकर दिए जाते जिनके उत्तर तैयार होते। मैं आज प्रधानमंत्री जी की ये समालोचना करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, मेरे भी प्रधानमंत्री जी हैं, कि स्वाभाविक पत्रकार वार्ता कीजिए जैसे राहुल गांधी करते हैं। स्वाभाविक प्रश्नों को आने दीजिए प्रधानमंत्री जी। सच में ये पल्लवित और पुष्पित प्रजातंत्र होगा, विश्वास मानिए। आपने राफेल का जिक्र किया तो उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 5 पैराग्राफ में गलती थी, जिसको सरकार ने बाद में त्रुटि सुधार याचिका लगाई, कहा कि ये 5 स्थानों पर आपने गलती की जो बड़ी गलतियां थी, जिस फैसले पर प्रकाश डाल सकती थी। हमने पहले दिन से समालोचना की है गौरव भाटिया जी, हमने व्यक्तिगत आलोचना नहीं की है, ना ही सरकार को हमने रास्ता। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इकोनॉमिस्ट नहीं है ये कहते थे, तो हम नहीं कह रहे हैं, ये तो आरबीआई ने कहा कि आपका नोटबंदी का फैसला और गलत जीएसटी ने देश के एमएसएमई को तबाह कर दिया। ठीक है, आपने वो तो जब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन जाता है तो उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए अभय दुबे जी? अगर एक मुद्दे पर आप आलोचना करेंगे तो दूसरे मुद्दे पर कहीं कुछ अच्छा होता है तो उसको भी बताना किसका काम है? बिल्कुल अच्छा दिखाई देना चाहिए जमीन पर। अगर इस देश के 84% लोगों की आमदनी घट जाए, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन जाए, 5% के पास देश के 60% संसाधन चले जाएं और बॉटम 50% के पास 3% सिर्फ चले जाए। गौरव भाटिया जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं स्टूडियो के मेहमानों के पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी, वो बार बार अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की ओर से इस मुद्दे पर इस बात का जिक्र जरूर किया गया कि पहले लोग हमें औसत मानते थे, लेकिन आज अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? अभय दुबे जी आप ही के लिए। लेकिन गौरव भाटिया जी, उनके आरोपों पर आपका जवाब। देखिए मैंने एक उदाहरण दिया और उस पर ये कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि आप देखिए इनके यहाँ तो कांग्रेसी जो नेता हैं उनके ऊपर भी टमाटर की वर्षा कर दी जाती है अगर वो गांधी परिवार का महिमा मंडन नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज जो बात कही है ये हर नागरिक जानता है। ये वो विरोधी विपक्ष है जिसने आज तक, चित्रा जी आप बताइए, राहुल गांधी सोनिया गांधी ने स्वच्छ भारत अभियान एक अच्छी पहल थी ना, महात्मा गांधी जी का जो हमें सीख है उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। क्या आपने देखा राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने यह भी कहा हो कि एक अच्छी पहल है? दूसरा, कोविड के टीके आए, इन्होंने कहा कि ये खतरनाक है। आप मुझे एक वक्तव्य सोनिया गांधी राहुल गांधी का बता दीजिए या खड़गे जी का बता दीजिए जो इन्होंने कहा हो कि सबको ये सुरक्षा कवच लेना चाहिए। नहीं कहा, इन्होंने कहा वो खतरनाक है। तीसरा, आप मुझे ये बताइए, नेशनल वॉर मेमोरियल आजादी के 7 दशक बाद भी ये बना नहीं पाए। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि नेशनल वॉर मेमोरियल बने। अब जिसने शहादत दी, आप बताइए क्या सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, खड़गे जी को वहां जाना नहीं चाहिए? सरदार पटेल लौह पुरुष, हमारे देश को जोड़ दिया उन्होंने, उनके विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति वो है, और आज तक सोनिया गांधी वहां गई नहीं, आज तक राहुल गांधी नहीं गए। ये क्या दर्शाता है? क्योंकि मोदी जी ने एक सार्थक कार्य किया है, अच्छा कार्य किया है, तो हम उसका विरोध करेंगे। अबे दुबे जी आप इसका जवाब दीजिएगा के तौर पे, ठीक है। लेकिन उसके पहले स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हुए प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी, सबसे पहले आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छी बात कही है तो उसका तो दिल खोलकर स्वागत किया जाना चाहिए ना, विरोधी दलों की ओर से भी। वो आरोपों और आलोचना का फर्क सिखा रहे हैं आप लोगों को, नसीहत ठीक है उनकी। कोई भी विरोधी दल का नेता खाली आरोप नहीं लगाता, खासतौर से कम्युनिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। जब हम आरोप लगाते हैं तो उसका अल्टरनेटिव पॉलिसी भी बताते हैं। हमने बताया कि आपकी अर्थव्यवस्था गिर रही है, अभय दुबे जी ने उस पर इशारा किया।
कि कितने लोगों को और गरीबी की रेखा से नीचे धकेल दिया गया। सुपर रिच पे टैक्स लगाइए। आप सुपर रिच को माफी दे रहे हैं। आप कहते हैं साहब हम आलोचना को मानते हैं, हमने शुद्धि यज्ञ किया है। 3 दिन से आप देख रहे हो कि गुजरात के दंगों पे जो फिल्म आई है उसको आधी से ज्यादा जनसंख्या हिंदुस्तान की देख चुकी है, तब आपको ये कहना पड़ा साहब आलोचना शुद्धि का यज्ञ है। आप ये बताइए 3 सांसद उसको मेरे को वो करते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने तो अभी वो फिल्म देखी नहीं। कम से कम 12-13 एमएलए से बात हुई, 11-12 मेरे चीफ एडिटर से बात हुई, 2 विदेशी एडिटरों से बात हुई। कोई ऐसा पहलू बता दीजिए अर्थव्यवस्था का, उत्पादन की प्रक्रिया में अभी नीचे जा रहे हैं हम, कोविड लेवल से पहले भी नहीं लौट के आए। नौकरियों के मामले में अभी भी हम कोविड लेवल से नीचे हैं। नोटबंदी से जो नुकसान हुआ उसकी रिकवरी अभी हुई नहीं। मैं नहीं कह रहा, प्लानिंग कमीशन का डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, सरकार के लोकसभा में डाटा कह रहे हैं, बावजूद इसके कि ये डाटा फर्ज करते हैं। मैं नहीं कह रहा क्या, और जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो इस बात को कह रही है। चित्रा जी देखिए मेरी बात सुनिए, ये लोकतंत्र है, ये अधिनायकवाद नहीं है। आप एक डाटा छुपाएंगे ना तो दूसरी जगह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि वो डाटा सिर्फ एक जगह नहीं जाता है जहां किसी भी महकमे का जाता है, वो कई जगह जाता है। हाँ। तीसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि साहब हमने कूड़े इतिहास के कचरे डाल में डाल देनी चाहिए, वो जो कह रहे हैं ना किस व्यक्ति ने की है। आलोचना हमेशा कोई भी व्यक्ति करे उसको सीरियसली लीजिए, वो तो होता है अच्छा राजनीतिक। और जो सोचे कि पर्सन टू पर्सन में आलोचना अच्छे कामों में भी अगर आप लगातार कमियां निकालेंगे तो वो फिर बोलेंगे ना कि आलोचना में फर्क करना सीखिए। एक आलोचना जो आगे बढ़ाने के लिए होती है, एक आलोचना कुछ लोगों की आदत होती है हर काम में कमी ढूंढना। और आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर रहे हैं। सर, देश की सर्वोच्च अदालत ने, हम बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को आधार मानेंगे या अपने देश की सर्वोच्च अदालत को? सर्वोच्च अदालत में जनरल पद्मनाभन ने ये कहा कि हमारी मिलिट्री डायरी वहां पे पेश नहीं की गई, वार डायरी, जिसमें जनरल जमीरुद्दीन शाह को 24 घंटे तक अहमदाबाद एयरपोर्ट पे वाहन नहीं दिए गए दंगे रोकने के लिए। आरबी श्री कुमार के स्टेटमेंट को बदले उसको जेल में डाल दिया गया। हमारा मुद्दा ये नहीं है, लेकिन बार बार सवाल ये पूछा जा रहा है स्कूल कॉलेज संस्थानों में यहाँ पर पढ़ाई के लिए उस तरह से हंगामा देखने को नहीं मिल रहा है। उनको डॉक्यूमेंट्री देखनी है, वो भी तब जब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आ चुका है। लेकिन एग्जाम परीक्षा की तारीखें नजदीक है। अरे यही जगह जगह विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। लाइसेंसर बैंक के मामले में, पैरामाउंट पेपर्स के मामले में, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना होगा कि हम नाम दिनेश वार्ष्णेय जी, आपको भरोसा करना होगा देश की सर्वोच्च अदालत पर। किसी दूसरे के सर्टिफिकेट का इंतजार नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान को। ठीक है, जल्दी से इस पर प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी, अब बार बार ये पूछा जाएगा ना, विपक्ष आलोचना करे तो बड़ा चुप जाता है आप लोगों को, अपने करते रहे, कमियां निकालते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब विरोधी दल तो इस देश के ही है ना, अपने हैं, उनकी आलोचना को भी समालोचना के रूप में लीजिए। चित्रा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं अपेक्षा रखूंगा कोई बीच में ना बोले। सबसे बड़ी आलोचना पिछले 2 वर्षों से, लगातार 2 या 3 वर्षों से हो रही है राहुल गांधी की तरफ से कि चीन हमारे यहाँ 2000 किलोमीटर अंदर घुस आया। वो किलोमीटर बदलते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। अगर ऐसा देश जिसने हमारे देश की भूमि पर कब्जा कर लिया है, क्या ऐसे देश के साथ जो समझौता चुपचाप 2008 में किया गया था, क्या वो रद्द, सबसे पहले वो रद्द नहीं किया जाना चाहिए? जो 600 किलोमीटर की जो संसद में बताया गया था श्याम सरन के द्वारा, क्या वो चीन अंदर नहीं घुसा था? पहली बात। दूसरी बात, हमें सेना के लोगों पर विश्वास करना चाहिए कि चीन घुसा या नहीं घुसा। दूसरी बात, ये बीबीसी कमेंट्री के बारे में आ रही, डॉक्यूमेंट्री के बारे में आ रही है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मैं बैन के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन क्या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ये दिखाएगी कि ये सब कुछ घटनाएं हुई, लेकिन इसके बावजूद भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब आरोपों को, इन सब घटनाओं को देखते हुए जो निर्णय दिया, क्या डॉक्यूमेंट्री वो भी दिखा रही है? निर्णय वो दिखा रही है क्या वो नहीं दिखाना चाहिए क्या उसको? बड़ी साफ सी बात है ना। आप उस डॉक्यूमेंट्री के पीछे पड़े, उस डॉक्यूमेंट्री का एक हिस्सा वो भी तो होना चाहिए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का वो फैसला भी हो। तीसरी बात, जहां जहां जो आरोप लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए हैं नोटबंदी पर, राफेल पर या ईवीएम पर, ये सब अपनी अपनी संस्थाओं में सुप्रीम कोर्ट द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा उसके बारे में बड़ी साफ से बात कह दी गई है। तो ये आरोप थे, आलोचना नहीं थी। आलोचना होती तो वहां आरोप सिद्ध ना होते। चित्रा जी 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड और लूंगा। सिर्फ इतनी सी बात यह है, बात बड़ी साफ सी है कि आलोचना ऐसी करिए जिसमें आज आप जिन आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं उन आंकड़ों के हिसाब से हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे बहुत
अच्छी पोजीशन में, उन आंकड़ों के आधार पर श्रीलंका हैप्पीनेस में बहुत अच्छे आगे है और भारत बहुत पीछे है। अब जमीन पर तो दिख रहा है ना कि कौन कहां के लोग भूखे मर रहे हैं। उन आंकड़ों जिन आंकड़ों को उद्धृत करके आप भारत की अर्थव्यवस्था को गला और सड़ा हुआ बता रहे हैं, उन आंकड़ों की सच्चाई ये है। ये बात तो सच है ना। देखिए पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, श्रीलंका में क्या स्थिति है, तो अब जब दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो भारत की स्थिति कितनी बेहतर है। और खासतौर से कोरोना काल को भी देखिए, हम लोगों ने इंडिया टुडे का सर्वे कल ही दिखाया है, उसमें कोरोना काल में सरकार ने किस तरह से स्थितियों से निपटा। 20% लोग ऐसे हैं जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर लेते हैं, लेकिन इन चीजों को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कोरोना काल की रिपोर्ट पे चित्रा जी, तीनों मॉडल्स ने यह माना है कि भारत सरकार ने डाटा से झूठ बोला है। दूसरी बात, जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, मैं तो नहीं कह रहा ना, मैं आप ही ने पैरामीटर्स बनाए हैं ना, जो वर्ल्ड बैंक या IMF वगैरह के जो पैरामीटर्स हैं, हमारे तो वो दूसरे देशों से तुलना करते हुए बेहतर बता रहे हैं ना। बांग्लादेश का रुपया हमसे बड़ा कैसे हो गया? ये कोई जादू है? कैसे हो गया पता तो लगे। मैं तो नहीं कह रहा, प्लानिंग कमीशन इस बात को डिनाई नहीं करता, नीति आयोग, भारत सरकार का पब्लिक एंड अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट का वो इसको डिनाई नहीं करता। भारत सरकार ये कहती है, माननीय वित्त मंत्री जी, सर डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा। ये जनता को पागल समझ रखा है क्या? अरे आलोचना को ईमानदारी से लीजिए, मानिए कि अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, पिटी हुई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, शिक्षा का निजीकरण है, उसके बावजूद ये क्यों जीत रहे हैं चुनाव? ये सवाल तो पिछले 8-9 सालों से लगातार ये तमाम मुद्दे रहते हुए भी चुनाव दर चुनाव वो जीतते हुए चले जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान करना नहीं, अभी भी तो यही कर रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं, वो लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र नहीं। क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान की वजह से जीत हासिल होगी? कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद में जनता उनको वोट कर रही है और आज भी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के आसपास कोई दूसरा नेता नहीं है। पॉपुलरिटी तो वो सब आजकल वो मीडिया का सब मैनेजमेंट है, वो सब अब मीडिया पर ही आ जाएंगे आप। मोदी मीडिया से है वो। सर अब देखिए, अब मीडिया पर मत आइए, आप देखिए कि रिजल्ट क्या रहा है। 2019 में 2014 के मुकाबले उनको ज्यादा वोट मिलते हैं। गुजरात में 3 दशक का शासन है, वो ज्यादा सीटें, इतिहास तोड़ देते हैं, अपने इतिहास को तोड़ते हुए और रिकॉर्ड बनाते हैं। आप कह रहे हैं कि वहां पे भी मीडिया मैनेज है, EVM मैनेज है, सब कुछ मैनेज है। सर आप लोग खुद के भीतर झांक कर क्यों नहीं देखते हैं? आप लोगों की बातें क्यों नहीं भरोसा पैदा कर रही हैं? ऐसी EVM पूरे विश्व में कहीं भी यूज नहीं होती। मैं 5 सेकंड अब पेपर ट्रेल हटा देते हैं। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, गूगल पे जाइए, गूगल पे जाइए, इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है, IMF का रिपोर्ट देख लीजिए, इंडिया हैज ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट द पॉवर्टी। ये जाकर के देख लेंगे। IMF का इन्होंने उदाहरण दिया, आप जाकर के मेरी बात पर विश्वास मत करिए, गूगल में जाकर के IMF पे इस बयान को देख लें, अगर ये सच है तो ठीक है, नहीं है तो आप आलोचना करिए। अभी IMF कहा ना आपने, अभी IMF ने कहा, अभी IMF का नाम आपने लिया है, IMF का नाम आपने लिया है, सबसे बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान की जनता चैलेंज कर रहा हूं कि उसी IMF के बयान को देख लीजिए, जनता को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही, बयान को देख लीजिए, शिक्षा इंडिया हैज ऑलमोस्ट प्राइवेटाइज्ड पॉवर्टी। फिर देश को क्यों बेच रहे हो? हवा बेच दी, तेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, इंश्योरेंस बेच दी, बैंक बेच दिया, अभी तो समुद्र बेचोगे, उसके बाद सांस बेचोगे, उसके बाद हमारे बाल बेचोगे, हमारी बॉडी बेचोगे। मैं अब उसका भी जवाब दे दूं आपको। एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुआ, मैं और आप और वो रेडी वाले 80% लोग जो हैं वो हवाई जहाज में नहीं करते। उसका घोटाला, उसका जो घाटा था वो मैं पे करता था। मैं क्यों पे करूं? मैं क्यों पे करूं? रेल की टिकट टैक्सपेयर 200%। वो गरीब आदमी, वो गरीब आदमी। मैं बीच में नहीं बोला ना, चित्रा जी, मैं बीच में नहीं बोला, चित्रा जी मैं बीच में नहीं बोला, चित्रा जी मैं बीच में नहीं बोला। एक गरीब आदमी जिसने कभी हवाई जहाज में सफर करना नहीं, वो इस देश में एयर इंडिया द्वारा होने वाले घाटे को अपने टैक्स से क्यों चुकाए? वो अमीर आदमी चुकाए, उसको घाटा हम नहीं सहेंगे। मैं टैक्स पेयर के नाते, मैं एक पेन खरीदता हूं 10 रुपए का, उसमें 1 रुपए टैक्स देता हूं, उस 1 रुपए को मैं अपने एयर इंडिया के घाटे में नहीं चुकाना चाहता। सरकारी ये गरीबों के लिए, हित के लिए बेच रहे हो। बैंकों का निजीकरण क्यों कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो कितनी सब्सिडी आप पूंजीपतियों को देते हो? हिडनबर्ग क्या है? हिडनबर्ग की सरकार सच्चाई भैया, यहाँ फोन पे लोन नहीं मिलता। क्या हमारे बैंक ये बताइए, हिडनबर्ग क्या है? हिडनबर्ग का एजेंडा और हिडनबर्ग का जाएगा, और देश की अर्थव्यवस्था बैठ जोर से बोलने से ना सच थोड़ा हो जाता है। सच्चाई है ये। अरे बता दो ना हिडनबर्ग क्या है। मैंने बताओ, आप बताओ, अरे आप ये बताइए।
लौटे हुए एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आप दोनों की बातों को आगे बढ़ाएंगे। डीयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग पर हंगामा हो गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों को खबर ये आ रही है कि पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग पर लगातार अड़े हुए हैं कुछ छात्र। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अनुराग ठाकुर से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि फिल्म पठान जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन कर रही है अपनी रिलीज के साथ ही सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है बाइकॉट कल्चर से माहौल खराब होता है। दो अलग अलग खबरें इस वक्त की। एक तरफ तस्वीरें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस की देख रहे हैं जहां पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग पर जमकर हंगामे की खबर है और उसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे जेएनयू हो, इसके अलावा हम देख रहे हैं जामिया में, और उसके बाद अब यहां से खबर सामने आई। अब सवाल तो पूछा जाएगा ना अब यहाँ पर वासनी सर, क्या मतलब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए जरा सुन लेते हैं छात्रों को। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को आप तस्वीरें देखिए किस पिछले तो जब से रिटर्न किया तब से लगातार ये गार्ड और पुलिस मेरे लातों से मार रही है, हमारे साथियों को लातों से मारा है। मैं सत्यवादी कॉलेज थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम आशुतोष है और मैं भी आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से आया हूँ। स्क्रीनिंग चलाने की बस प्लग में बटन लगा रहे थे, लेकिन तभी वहां की लाइट काट दी गई। पहले उसके बाद हमने लैपटॉप पे शुरू की, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ही गार्ड ने हम पे लाते बजाए। कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट थे हमारे और पूरा फैकल्टी भरा हुआ था स्टूडेंट से, लेकिन हमको यहाँ से 500 मीटर दूर है विवेकानंद मूर्ति, वहां से खींचते हुए लेकर आए। मेरी पूरी कमर छिल रखी है, मेरा बैग पूरा फट चुका है, मुझे बहुत बुरा मारा गया है, मुझे सांस नहीं आ रही। किसने वहाँ की पुलिस और यहाँ के संगी गार्ड में पहचान सकता हूँ, गार्ड को, उन गार्ड को मैं पहचान सकता हूँ, लेकिन पर अंदर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी अध्यक्ष हूँ मैं, और हम लोग जैसे करके अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद हम पुलिस अब्देबाजी पुलिस इन तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ से डिटेन कर रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पहुंचे थे उनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद लैपटॉप को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई और वहाँ से गार्ड विवेकानंद मूर्ति यहाँ तक मुझे खींचते हुए लेकर आए। मेरे हाथ देख सकते हो क्या उन्होंने लातों से मारा है कि गार्ड जो और पुलिस में। हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं यहाँ पे बीबी, किस बात की परमिशन? हम अगर हम अपने कैंपस में सिंपल सी एक डॉक्यूमेंट्री करा रहे हैं, उसमें किस बात की परमिशन? सब नाम है कौन से कॉलेज से? मेरा नाम आशुतोष है, मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉलेज और अध्यक्ष हूँ। मैं सत्यवादी कॉलेज थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, बीकॉम। कितने लोग इकट्ठे? आज कम से कम 60 से 70 स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे हम, और बहुत सारे पूरा फैकल्टी भरा हुआ था। हाँ, स्क्रीन करने का स्टार्ट ही किया था हमने, प्लग लगाए तो लाइट काट दी। लाइट काटने के बाद फिर हमने स्टार्ट नहीं होने दिया उन लोगों ने। हमने लैपटॉप पे स्टार्ट करने की कोशिश की, उससे पहले गार्ड आते हैं, पहले पर्दा फाड़ते हैं हमारा, उसका बैनर फाड़ते हैं हमारे, फिर हमारे जो छोटे छोटे जो प्ले काटते हैं उनको फाड़ देते हैं। फिर साथियों पे महिला छात्रों को यहाँ के गार्ड ने पैरों के जूतों से मारा है। मैंने अपनी आंखों से देखा और हमारी वीडियोस में भी होगा, वो वीडियो है हमारे पास, हमारे लैपटॉप में है। आप अगर थोड़ा समझा सके कि प्रतिबंध के बाद भी आप लोग क्यों वीडियो देखना चाहते हैं? हम चाहते हैं इस देश का जो शासक बना बैठा है, जो अपने आप को एक डिक्टेटर समझ रहा है, उसकी सच्चाई सारे स्टूडेंट्स के सामने, सारी जनता के सामने आनी चाहिए। हाँ किया था, लेकिन हम जब आए नहीं थे उस वक्त। किस बात की? अरे अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ जुड़े हुए ये छात्र हैं। हालांकि पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई है, उनको चोटें आई हैं, उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन बैन के बावजूद आप देखिए छात्र किस तरह से लगातार अड़े हुए हैं कि वो स्क्रीनिंग करेंगे ही करेंगे। लैपटॉप में उनके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मौजूद थी और उसको वो देखना चाहते थे। अब निजेश अवस्थी जी, मारने की क्या जरूरत थी छात्रों को? मुझे लगता है कि अगर बैन है तो बैन का विरोध करें। वो ये अगर सामने आते हैं कि हमें देखने की इजाजत चाहिए, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज प्रतिबंधित है, पुलिस क्या करेगी? प्रतिबंधित चीज को देखने दिखाने का, फिर आप कहेंगे कि कानून का पालन क्यों नहीं हुआ?
पुलिस वाले अपने उस कानून का पालन कर रहे हैं, या तो इनको डिमांड ये करनी चाहिए थी कि प्रतिबंधित ना करें, इसको सबको देखने दिया जाए। मैं इस बात का समर्थक हूं। मैंने ये सीन देखे बिना, दृश्य देखे बिना पहले उसमें कहा था कि मैं इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्री वालों से पूछना चाहता हूं कि जब बना रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, तो उसको भी इंक्लूड करना जरूरी था या नहीं था? अगर नहीं किया तो एजेंडा है भारत में अशांति फैलाना है, अराजकता फैलाना है, प्रवोक करना है। सरकार ने बैन पर कोई बयान नहीं दिया है अभी तक। नहीं, बैन हुई है ना, ये तो मालूम है ना। तो पुलिस वाले तो उस कानून का पालन करेंगे कि प्रतिबंधित है। मुझे लगता है कि तमाम लोग ये इस बात के लिए प्रदर्शन करें कि इस पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए। प्रतिबंध हटाना चाहिए, इसके लिए प्रदर्शन हो, और फिर उसके बाद सब देखें। करने को लेकर दिनेश जी, ये तो सारी अपोजिशन पार्टी ने कह दिया कि ये बैन गलत है, इसको लिफ्ट करिए। ये तो सारी अपोजिशन पार्टी ने उसी समय कह दिया था। और आप कह रहे हैं अभी तो प्रधानमंत्री आपके कहने से पुलिस वाले कहें कि भाई विपक्षी दलों ने ये मांग की थी, इसलिए अरे ऋषि सुनक ने भी तो मना कर दिया सर। ऋषि सुनक जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ओर से इसको खारिज किया गया है। अब उनकी बात तो सुनिए आप, को लेकर इस तरह का देश के भीतर ऋषि बोल नहीं पा रहे। ऋषि सुनक ने जो बोला उसके बहुत सारे कूटनीतिक मतलब है, उसके बहुत सारे आपसी देशों के संबंधों से मतलब है। किसी प्रधानमंत्री को एकदम उस तरह से नहीं देखा जा सकता जिस तरह से आप देखना चाहती हैं। दूसरी बात, इस प्रधानमंत्री को देख लेना चाहिए, इस बात से उस प्रधानमंत्री को नहीं देखना चाहिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को नहीं देखना चाहिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को देख लेना चाहिए। हिंदुस्तान के उसकी आलोचना नहीं कर रहे, विरोधी दलों ने सुनक की आलोचना नहीं कर रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को आपने अंग्रेजों के गुलामों को जिन्होंने 1942 में बीजेपी थी, ऋषि हिंदू सुनक महासभा भी आलोचना नहीं कर रहे। कह रहे हैं सावरकर जवाब दिया, सावरकर ने 6 बार ऋषि सुनक की आलोचना नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी की आलोचना करेंगे। भारत दो है, हिंदू और मुसलमान, वही आप कर रहे हो। आप भी अंग्रेजों की ऋषि सुनक की आज भी आलोचना नहीं कर ठीक है, आप जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप जरा आगे बढ़ते हैं, अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। अभय दुबे जी, गौरव भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, जरा उनके पास जाते हुए गौरव भाटिया जी, यहाँ पर दिनेश वार्ष्णेय जी ने आप लोगों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, उस पर जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं आलोचना को क्यों नहीं बर्दाश्त करती है सरकार? देश की तरक्की के लिए ही अगर विपक्ष आंकड़ों के साथ कुछ जाहिर करता है या सरकार की कमियों को उजागर करता है, तो वो तो बेहतरी के लिए ही है ना। चित्रा जी, आप देखिए, मैं आपको तथ्यों के साथ बोलूंगा, ये याद नहीं दिलाऊंगा यहाँ जो लेफ्ट के प्रवक्ता बैठे हैं कि 1962 का जब युद्ध हुआ चीन के साथ भारत का, तो लेफ्ट कहाँ खड़ी थी? ये चीनी सेना के साथ खड़े थे, भारतीयों को मना कर रहे थे, लेकिन वो जाने दीजिए। अभी मैं आपको कुछ तथ्य देता हूं। आपने कहा शांत करा लीजिए। चित्रा जी, इनके बीच में हम लोग नहीं बोलते हैं, इनको भी शांत रहना चाहिए। एक एक करके गौरव भाटिया जी की बात हो जाए प्लीज। ठीक है, ठीक है, बोलिए गौरव। चित्रा जी, देखिए, आलोचना करने का अधिकार सबको है, लेकिन भड़काने का अधिकार, जिससे दंगे हों, खून बहे, ये किसी को नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब अनुच्छेद 19 का जो है क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन किया, इंटरप्रेट किया, तो बताया कि इंसाइट भड़का नहीं सकते आप। अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। दोनों लोग बोलेंगे, ठीक है सर, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। उनकी बात एक बार हो जाए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। गौरव भाटिया जी, देखिए, क्रमवार तरीकों से मैं आपको एक बात बताता हूं। एक सरकार का अपना रुख है, अपनी सोच है, जनता हमें आशीर्वाद देती है, हम वो पॉलिसी लाते हैं। विपक्ष कहता है कि नहीं, ये गलत है, ये उनका अधिकार है। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय तय कर दे, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, राफेल का मैंने आपको बताई, सेंट्रल विस्टा, सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 बार याचिका को रद्द किया, उसके बाद भी ये आलोचना कर रहे हैं। अगर हमें लगता है लोकतंत्र में जरूरत है और सर्वोच्च न्यायालय पक्ष में फैसला करता है, क्यों नहीं मानते? तीसरा, आप याद करिए, नोटबंदी पे फैसला आया, ये लोग न्यायपालिका पे ही सवाल उठाने लगे। और अब मैं बड़ी बात कहता हूं, यह है बर्बाद भ्रष्ट कॉरपोरेशन। मैं क्यों कहता हूं? अगर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय की सुनेंगे या इस बर्बाद भ्रष्ट कॉरपोरेशन की सुनेंगे? अरे, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आप बताइए, इनकी टाइमिंग देखिए।
भारत का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं और बीबीसी ये डॉक्यूमेंट्री निकालता है। तीसरी बात, अनुच्छेद 19 पढ़िए, अभिव्यक्ति की आजादी अधीन है। अगर लोक व्यवस्था का मामला आएगा और धारा 144 लागू है, किसी को यह अधिकार नहीं है कि इस तरह से प्रदर्शन करे। धारा 144 अगर लागू है तो आप 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कैसे हो रहे हैं। और एक बात अंत करूंगा, ये राहुल गांधी का सेल्फ गोल है। राहुल गांधी का, ये बात खत्म हो जाए 30 सेकंड। राहुल गांधी का सेल्फ गोल इसलिए है चित्रा जी, आप याद करिए राहुल गांधी पे बलात्कार के आरोप लगे, सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दी, हर पॉलिटिकल दल ने उसे माना, हर नागरिक ने माना। क्या राहुल गांधी ये कह रहे कि सर्वोच्च न्यायालय गलत था? फिर तो आरोपों की जांच होनी चाहिए। अरे कहीं ना कहीं फाइनलिटी होगी कि नहीं होगी, सर्वोच्च न्यायालय को भी आप नहीं मानेंगे। मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट्री के बैन को तो जायज नहीं ठहराया जा सकता है ना। लेकिन आपके पास आते हुए अभय दुबे जी, ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना है हिंदुस्तान के बारे में। देश का सर्वोच्च न्यायालय जो कह रहा है उस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं आप लोग? या मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। विदेशी एजेंसी कोई प्रोपेगेंडा चलाएगी तो उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए थोड़ी ना हर हिंदुस्तानी यहां पर बैठा रहेगा। कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, लेकिन इतनी डरी हुई क्यों है सरकार? अभी तो दुहाई दी प्रजातंत्र के शुद्धि के यज्ञ की प्रधानमंत्री जी ने, और अभी छात्रों की आहुति ले ली मार मार कर। मुरली मनोहर जोशी जी से पूछा गया कि इस विद्यार्थी को कितने अंक देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद ने प्रश्न पत्र तैयार किया था, उस विद्यार्थी ने कॉपी खाली छोड़ी है। बोले मैनिफेस्टो मैंने बनाया था, जिसने कॉपी खाली छोड़ी उसको क्या मैं अंक दूं? राहुल गांधी था क्या? उन्होंने डिफेंस की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन उन्होंने कहा कि 1962 के बाद सबसे बड़ा नुकसान सेना को पहुंचाया गया, उनको कमेटी से हटा दिया। खंडूरी साहब ने कहा विंटेज कैटेगरी में हथियार पहुंचा दिए, उनको हटा दिया। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 60-60-70 जी कह रहे हैं। अनिल एंटोनी से पूछ लीजिए, एक एंटोनी के बेटे से। सेना का अपमान कौन कर रहा है? ये अनिल एंटोनी को, अनिल एंटोनी को समझ लीजिए थोड़ा सा। पेपर इन्होंने हटा लिया जिसमें आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या नेताओं को आलोचना और आरोपों में फर्क समझने की पीएम की नसीहत माननी चाहिए? आपके जो जवाब हमें मिले हैं, 71% लोगों का जवाब हाँ में है, जबकि 29% लोगों का जवाब नहीं में है। अब पीएम की नसीहत का विरोधी दलों पर कितना पड़ेगा असर, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।